नमस्कार मित्रों, क्यूबा क्लासेस में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण में अब तक हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में पढ़ा। आज हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। क्रिया जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना आदि। क्रिया का अर्थ होता है कार्य करना। जिन शब्दों से ये पता चले कि कार्य हो रहा है या किया जा रहा है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, इससे हमें पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है या किया जा रहा है। कोई भी वाक्य व्याकरण में बिना क्रिया के पूरा नहीं होता। आइए दोस्तों, अब क्रिया के मूल शब्द के बारे में जानते हैं। क्रिया का मूल शब्द जो होता है, जिससे क्रिया बनाई जाती है, उसे धातु कहते हैं। बिना धातु के क्रिया नहीं बनती। जैसे खा धातु में ना प्रत्यय जुड़कर खाना क्रिया बन गई, पढ़ धातु में ना प्रत्यय जुड़कर पढ़ना क्रिया बन गई, लिख धातु में ना प्रत्यय जुड़कर लिखना क्रिया बन गई, जा धातु में ना प्रत्यय जुड़कर जाना क्रिया बन गई। तो जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे हम धातु कहते हैं। बिना धातु के क्रिया नहीं बनती, क्योंकि क्रिया का जो मूल शब्द होता है वो धातु होता है। आइए दोस्तों, अब धातु के प्रकार के बारे में जानते हैं। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल धातु, दूसरा यौगिक धातु। मूल धातु में वे क्रियाएं आती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, वो किसी अन्य शब्द पर आश्रित नहीं होती। उन क्रियाओं के अंत में प्रत्यय नहीं जुटा रहता, जैसे कि जा, खा, पी, रह, पढ़, लिख, सो। ये ऐसी क्रियाएं हैं जो स्वतंत्र हैं, ये किसी अन्य शब्द पर आश्रित नहीं है, इसलिए इन क्रियाओं को मूल धातु के रूप में जाना जाता है। दूसरा है यौगिक धातु। यौगिक धातु का निर्माण मूल धातु में प्रत्यय लगाकर किया जाता है। जैसे लिखना में ना प्रत्यय लगाकर यौगिक धातु का निर्माण हुआ है। जैसे पढ़ धातु में ना प्रत्यय लगा दिया जाए तो पढ़ना हो जाएगा। तो पढ़ना जो है वो एक यौगिक धातु है। आइए दोस्तों, अब रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद के बारे में जानते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म न जुड़ा हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि हाथी नहाता है, इसमें दोस्तों कर्म नहीं जुड़ा है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। जैसे हाथी सो रहा था, तो यह क्या है, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण देखते हैं। जैसे कि राम खाना खाता है, तो इसमें क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। जैसे राम क्या खाता है, तो खाना खाता है, तो यह एक सकर्मक क्रिया है। जैसे राम कार चलाता है, तो इसमें क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है, राम क्या चलाता है, तो कार चलाता है, तो यह भी एक सकर्मक क्रिया है। आइए दोस्तों, अब सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को कैसे पहचाना जाता है उसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मैं आप लोगों को इसको पहचानने का दो तरीका बताऊंगा। पहला तरीका ये है कि क्या, किसे, किसको लगाकर अगर आप प्रश्न करें, अगर उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया होगी, अगर उत्तर नहीं मिलता तो वह अकर्मक क्रिया होगी। अब आइए उदाहरण के माध्यम से इसको देखते हैं। जैसे राम फल खाता है, तो अगर हम प्रश्न लगा के देखें कि राम क्या खाता है, तो उत्तर मिल जा रहा है कि फल खाता है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया हो जाएगी। उसी तरह अगर दोस्तों परीक्षाओं में ऐसे लिख के आ जाए कि राम खाता है, तब आप क्या करेंगे, तो आप अपने दिमाग में सोचेंगे कि कुछ न कुछ तो राम जरूर खा रहा होगा। उसी तरह परीक्षा में दे राम पढ़ता है, तो इसमें तो कुछ लिखा नहीं है कि राम क्या पढ़ता है, लेकिन आप अपने दिमाग में सोचेंगे कि राम कुछ न कुछ तो ज़रूर पढ़ रहा होगा, कोई किताब पढ़ रहा होगा, मैगजीन पढ़ रहा होगा, अकेले नहीं है, उसके साथ में कुछ तो है, तो वह सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर अकेले रहता तो वह अकर्मक क्रिया हो जाती। जैसे वह छत पर है,
तो इसमें हम प्रश्न लगा के पूछते हैं वह क्या छत पर है, तो कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाता, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। अगर कोई व्यक्ति आपको ये सोचने पर लग रहा है कि वह अकेले है, उसके साथ कोई नहीं है, तो वह अकर्मक क्रिया हो जाएगी उस वाक्य में। जैसे आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे उड़ना, तैरना, कूदना, सोना, रोना। तो रोना जैसे कि वह अकेले कोई रो रहा है तो वह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। सोने में भी, कूदना में भी, तैरना में भी। इसको शब्दों को देख के ही लग जा रहा है कि यहाँ पे उड़ना कि यह अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। आइए सकर्मक क्रिया के उदाहरण को देखते हैं। जैसे उड़ाना, तो कुछ तो उड़ा रहा होगा, पतंग उड़ा रहा होगा। निकालना, उठाना, किसी को तो ज़रूर उठा रहा होगा। सुलाना, किसी को सुला रहा होगा। खाना, कुछ तो खा रहा होगा। देखना, पढ़ना। इन उदाहरणों से समझ में आ जा रहा है कि यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आइए दोस्तों, अब अकर्मक क्रिया के भेद के बारे में जान लेते हैं। अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला पूर्ण अकर्मक क्रिया, दूसरा अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो जो पूर्ण अकर्मक क्रिया होता है उसमें कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं होती। जैसे राम सो रहा है, बालक रो रहा है। तो केवल राम कर्ता से ही पूरे वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। और जैसे बालक रो रहा है में बालक शब्द से ही पूरे वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है, इसलिए यह पूर्ण अकर्मक क्रिया है। अगला है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया में क्रिया के होते हुए भी कर्ता स्पष्ट नहीं होता। जैसे वह रहा, इसमें क्रिया तो है लेकिन वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम अगर इसमें बीमार शब्द लगा दें, जैसे वह बीमार रहा, तो अब इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो जो बीमार शब्द है उसे हम एक पूरक शब्द कहेंगे, जिससे जो शब्द वाक्य को स्पष्ट कर दे उसे हम पूरक शब्द कहते हैं। आइए सकर्मक क्रिया के भेद को भी देख लेते हैं। सकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं। पहला एक कर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राजू गाना सुनाता है, तो इसमें केवल एक कर्म गाना है, इसलिए यह एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है। आगे देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो इस वाक्य में दो कर्म है, एक छात्र है और एक हिंदी है। तो जिस वाक्य में दो कर्म हो उससे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं अपूर्ण सकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में कर्म स्पष्ट नहीं होता उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आपने उसे बनाया, इसमें कर्म स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए यह अपूर्ण सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगर इसमें हम महान शब्द लगा देते हैं तब जाके इसका कर्म स्पष्ट होता है। आइए दोस्तों, अब संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद को हम समझते हैं, जिसमें पहला है सामान्य क्रिया, फिर संयुक्त क्रिया, फिर नाम धातु क्रिया, फिर प्रेरणार्थक क्रिया, फिर पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, विधि क्रिया। इन्हीं क्रियाओं को कैसे हम पहचानते हैं, इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं। पहला है सामान्य क्रिया। जिस क्रिया के रूप से कल विशेष का पता न हो, जैसे रोना कब से रो रहा है, सोना कब से सो रहा है, तो कल विशेष का पता न हो और उसके अंत में न वर्ड लगा हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। तो रोना, धोना, सोना, उठना, बैठना, ये जितनी भी क्रियाएं हैं वो सामान्य क्रिया हैं। आगे है संयुक्त क्रिया। जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती हैं उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे तुम घर चले जाओ, चले और जाओ, दो क्रियाओं से मिलकर यह वाक्य बना है। जैसे मीरा महाभारत पढ़ने लगी, तो यह जो वाक्य हैं वो संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। अगला है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं
जो क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण से बनती हैं उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ एक संज्ञा है, इससे क्रिया बन गई हथियाना। जैसे लात से लतियाना, बात से बतियाना, स्वीकार से स्वीकारना। तो वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर बनती हैं उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। आइए अब इसके कुछ और उदाहरण को देखते हैं। जैसे संज्ञा से नाम धातु क्रिया कैसे बनती है। जैसे शर्म से शर्माना, लोभ से लुभाना, बात से बतियाना, झूठ से झुठलाना, लात से लतियाना। इसी प्रकार सर्वनाम से कैसे नाम धातु क्रिया बनती है। जैसे अपना से अपनापन, पराया से परायापन। विशेषण से कैसे नाम धातु क्रिया बनती है। जैसे साठ से सटियाना, तोतला से तुतलाना, नरम से नरमाना, गरम से गरमाना, लज्जा से लजाना। इसी प्रकार अनुकरणवाची शब्दों से कैसे नाम धातु क्रिया बनती है। जैसे थप थप से थपथपाना, थर थर से थरथराना, कप कप से कपकपाना और टन टन से टनटनाना, खटखट से खटखटाना। तो नाम धातु क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के मेल से बनती हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्रेरणार्थक क्रियाएं। प्रेरणार्थक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें कर्ता खुद कार्य न करके किसी और से काम करवा रहा है या किसी और से कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है। आइए कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, तो मालिक जो है नौकर से काम करवाकर प्रेरणा दे रहा है। अगला है मैंने राधा से पत्र लिखवाया है, तो मैंने किससे पत्र लिखवाया, राधा से। तो ये किसी और से काम करवाकर प्रेरणा दे रहा है। इसमें मैंने जो है वो प्रेरक है और राधा जो है वो प्रेरित है। आगे देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं प्रेरक बनकर प्रेरणा देता है। जैसे माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, तो इसमें माँ खुद प्रेरणा दे रही है। अगला है जोकर सर्कस में खेल दिखाता है, तो जोकर खुद खेल दिखाता है, तो ये खुद प्रेरणा दे रहा है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता दूसरे से काम करवाता है, जैसे काम करवाकर प्रेरणा देता है। जैसे माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, तो माँ पुत्री से भोजन बनवाकर प्रेरणा दे रही है। जैसे जोकर सर्कस में हाथी से करतब करवाता है, तो हाथी से करतब करवाता है तो किसी और से काम करने की प्रेरणा दिलवा रहा है। तो यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। इसका कुछ उदाहरण है। जैसे उठना का प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा उठाना और द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा उठवाना। उड़ना का उड़ाना और द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा उड़वाना। देखना का प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा देना का दिलाना और दिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा। देखना का दिखाना और दिखवाना। खाना का खिलाना और खिलवाना। तो यह प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक पहचानने के लिए भी परीक्षाओं में दे देता है। प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं काम करता है और द्वितीय प्रेरणार्थक में कर्ता किसी से काम करवाता है। अगला है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ है पहले से हुआ, जो कार्य पहले से ही हुआ हो। जैसे जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके उसके तुरंत बाद कोई दूसरा कार्य करने लग जाता है, तो जो पहले की क्रिया समाप्त हो जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण से इसको देखते हैं। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की, तो पहले पुजारी ने नहाया उसके बाद पूजा की, तो जो नहाना हो गया वो एक पूर्वकालिक क्रिया हो गई। जैसे चोर सामान चुरा कर भाग गया, तो पहले चोर ने सामान चुराया, तो चुराना जो है वो पूर्वकालिक क्रिया हो गई और उसके बाद वो भाग गया। तो जो क्रिया पहले समाप्त हो गई है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाकर सो गया, तो पहले खाया और फिर सो गया, तो खाना जो है पहले वो पूर्वकालिक क्रिया हो गई। मैं दौड़कर जाऊंगा, तो पहले दौड़ेगा तो फिर जाएगा। तो ये जो पहले क्रियाएं हो गई रहती हैं उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। आगे है तात्कालिक क्रिया। यह भी पूर्वकालिक क्रिया की तरह होती है, बस इसमें अंतर इतना होता है कि पूर्वकालिक क्रिया में पहले काम हो जाता है और तात्कालिक क्रिया में बाद में काम होता है। जैसे कि वह आते ही सो गया, पहले वो आया फिर सो गया। शेर देखते ही वह बेहोश हो गया, तो पहले शेर को देखा उसके बाद बेहोश हो गया। तो जो बाद में क्रियाएं होती हैं उसे हम तात्कालिक क्रिया कहते हैं। अगला है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया कृत प्रत्यय को जोड़कर बनती है और इसके अंत में ता जुड़ता है। जैसे चलता, भागता, दौड़ता, हंसता आदि शब्द आते हैं। अगला है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिसमें दो क्रिया एक साथ आती है और मिलकर मुख्य क्रिया का काम करती है। जैसे वह सामान रख कर गया, तो इसमें दो क्रियाएं हैं, रख कर फिर गया, तो यह मिलकर एक मुख्य क्रिया का काम कर रही है, इसलिए यह एक यौगिक क्रिया का उदाहरण है। अगला है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाओं के साथ भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग होता है। जैसे खेल एक क्रिया है, इसके साथ भाववाचक संज्ञा अच्छा खेल आ गया, तो यह मिलकर एक सजातीय क्रिया का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार आगे देखते हैं तो अच्छा काम कर रहे हो, यह भी एक सजातीय क्रिया का उदाहरण है। आगे देखते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, तो यहाँ पे हूँ जो है वो एक सहायक क्रिया है। वे हंस रहे थे, तो यहाँ पे रहे थे जो है वो एक सहायक क्रिया है और जो हंसना है वो एक मुख्य क्रिया है। आगे देखते हैं विधि क्रिया। विधि क्रिया में आज्ञा का बोध होता है। विधि क्रिया में आज्ञा का बोध होता है, जैसे घर जाओ, ठहर जा, भाग जाओ, अंदर आ जाओ, तो वे क्रियाएं जिसमें आज्ञा का बोध होता है उसे हम विधि क्रिया कहते हैं। आइए दोस्तों अब कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है सकर्मक क्रिया है, तो हाथी सो रहा था, तो सोना अकर्मक क्रिया है, तो ये नहीं होगा। वह छत पर है, तो वह छत पर है, तो ये हम लोग देख चुके हैं, ये भी अकर्मक क्रिया है। हाथी नहाता है, तो नहा रहा है, तो नहाना भी अकर्मक क्रिया है। राम कार चलाता है, तो राम क्या चलाता है, तो कार चलाता है, तो ये एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आगे देखते हैं निम्न में प्रणार्थक क्रिया है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कर्ता खुद काम करके प्रेरणा देता है या तो किसी से काम करवा कर प्रेरणा देता है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है, वह सीता से पत्र लिखवाती है, तो किसी और से काम करवा कर प्रेरणा दिलवा रही है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अकर्मक वाक्य कौन सा है। बंदर केला खाता है, सीता ढोलक बजाती है, ताजमहल आगरा में बना है, खुशबू पत्र लिख दी थी, खुशबू पत्र लिख दी थी। तो इसमें बंदर केला खाता है, तो इसमें भी केला जो है वो सकर्मक हो गया, ये होगा नहीं। सीता ढोलक बजाती है, क्या बजाती है, तो ढोलक, तो ये भी नहीं होगा। ताजमहल आगरा में बना है, खुशबू पत्र लिख दी थी, तो ये पत्र जो है ये क्या लिखती थी, तो पत्र लिखती थी, ये भी है, ये भी नहीं होगा। तो ताजमहल आगरा में बना है, तो आज ताजमहल क्या आगरा में बना है, कुछ उत्तर नहीं मिल पा रहा, इसलिए यह अकर्मक क्रिया हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं निम्नलिखित में पूर्वकालिक वाक्य है। तो जैसे राम गाना गाता है, रमेश पढ़ाई करता है, सीता खाना खाती है, मोहन नहाकर चला गया। तो दोस्तों हमने पीछे पढ़ा पूर्वकालिक क्रिया के बारे में, वे क्रियाएं जो समाप्त हो चुकी हैं। जैसे इसमें मोहन नहाकर चला गया, तो पहले तो नहाया फिर चला गया, तो नहाना क्या है, एक पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, तो द वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं
अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया है। खाना, उठना, पीना, लिखना। तो लिखते टाइम तो कुछ तो ज़रूर लिख रहा होगा, तो ये तो होगा नहीं। पीना, जैसे खाना तो कुछ तो खा रहा होगा, तो ये भी नहीं होगा। उठना, पीना तो कुछ तो पी रहा होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ये उठना जो है वो अकर्मक क्रिया है। आगे देखते हैं, सकर्मक क्रिया कौन सी है। जैसे हरीश बस पर चढ़ गया, राजू सदा सोता रहता है, केला छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे। तो इसमें सकर्मक क्रिया देखिए दोस्तों कौन सी है। हरीश बस पे चढ़ गया, तो ये तो इसमें कोई कर्म नहीं है। राजू सदा रोता रहता है, तो इसमें भी कर्म नहीं है। केला छत से गिर पड़ा, तो ये भी एक नाम है, तो इसमें भी सकर्मक क्रिया नहीं है। सतीश ने केले खरीदे, तो क्या खरीदे? केले। इसमें उत्तर मिल जा रहा है, तो यह एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वह आसमान में उड़ता है। तो वह क्या उड़ता है, ऐसे प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिल रहा है, तो यह क्या है? एक अकर्मक क्रिया है। आगे देखते हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इसमें क्रिया है, तो उड़ रही है, तो उड़ना एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण था, तो इसमें भी अकर्मक क्रिया है। दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के